टेस्टिज करना था, ठीक है। तो देख लो टेस्टिज, टेस्टिज इसकी हिंदी क्या है? वृषण। आई होप इसकी हिंदी वृषण है। तो वृषण क्या है? आपने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पिछले टर्म पे एक बार अगर फटाफट हम रिवाइज कर लें तो हम ये समझ पाएंगे कि हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को या नर जनन तंत्र को तीन भागों में बांटा था। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को तीन भागों में आपने बांटा था। पहला था टेस्टिज, या पहला आपने प्राइमरी बांटा था। टेस्टिज को आपने प्राइमरी में इंक्लूड कर दिया था, एसेसरी को भी आपने प्राइमरी में इंक्लूड कर दिया था, और जो आपके ग्लैंड्स थे उनको भी नहीं। एसेसरी डक्ट, सॉरी एक मिनट, आपको मैंने टेस्टिज वाला मैटर अलग तरीके से डील किया था आपके साथ। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें हमने क्या डाला था? टेस्टिज डाला था, ठीक है। दूसरा हमारे पास था सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसके अंतर्गत आपने दो चीजें रखी थी, एसेसरी डक्ट और ग्लैंड्स। ऑफ कोर्स मेल ग्लैंड्स की बात हो रही है, फीमेल ग्लैंड्स की बात यहाँ नहीं हो रही है। और तीसरा जो आपका टॉपिक था वो था एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। तो प्राथमिक जननन जिसमें आपने टेस्टिज रखा, सेकेंडरी के अंतर्गत आपने जो आपकी सहायक ग्रंथियां थी उनको रखा, जो ग्लैंड्स थे उनको रखा। स्पेलिंग मिस्टेक है जी, आ ही नहीं रहता। तो हाँ, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत आपने एसेसरी डक्ट रखा, सहायक ग्रंथियां रखा, और फिर क्या रखा? ग्लैंड्स रखा। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में पेनिस रखा जाएगा। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में अगर हम देखें तो हम किसकी स्टडी करेंगे? पेनिस की या सीसन की स्टडी करेंगे। तो चलो ये तो पिछली बातें हो गई। आज हमें किस पे बात करनी है? टेस्टिज पे। आज टोटल लेक्चर आपका टेस्टिज के अराउंड ही चलेगा। टेस्टिज यानी वृषण, आ जाओ। टेस्टिज यानी वृषण, वृषण है ना, ठीक है, वृषण। चलो, अब अगर हम टेस्टिज को उठाते हैं तो हमें क्या जानना होगा? सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में टेस्टिज को लेके आनी चाहिए वो क्या? इसका लोकेशन क्या है, इसका शेप क्या है, इसकी साइज क्या है, या इस और लोकेशन कह लो या पोजीशन कह लो, तो इसकी पोजीशन क्या है। अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ड्रॉ करो तो वहां पे आपको टेस्टिज भी मिलेगा। अगर आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या नर जनन तंत्र को ड्रॉ करोगे तो आपको टेस्टिज मिलेगी। तो जरा ड्रॉ कर लेते हैं पहले, फिर हम इस पे काम करते हैं। कलर आएगा, देखो ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये सेक्रोटम है, और इसके अंदर हम पेयर में टेस्टिज रखेंगे। ये एक पेयर टेस्टिज का बनाएंगे हम। तो देखो, पेयर का एक टेस्टिज और ये पेयर का दूसरा टेस्टिज। तो हम समझ पा रहे हैं कि हमारे पास एक सेक्रोटम है, वृषभ कोश है, जिसके अंदर हम दो टेस्टिज दिख रहे हैं, रख रहे हैं। तो ये रहा आपका टेस्टिज, और जहां है ये है सेक्रोटम। चलिए, ये रहा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और इस पे हम काम कर रहे हैं।
हम टेस्टिस पे काम कर रहे हैं। तो हम लोकेशन अगर देखें तो हम ये पाएंगे कि पेल्विक रीजन से मीन्स आपका जो एब्डोमिनल कैविटी है, जो उदर गुहा है, इस उदर गुहा से बाहर है। भाई ये गुहा आपकी क्या है? थोरेसिक कैविटी है। और ये गुहा क्या है? एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में अपर एब्डोमेन है और ये लोअर एब्डोमेन। तो लोअर एब्डोमेन को आप पेल्विक रीजन कहते हो। तो कह रहे हो कि ये पेल्विक रीजन में तो तब होती है जब हमारा जो बेटा है वो माँ के गर्भ में होता है, लेकिन जब 7वें महीने में बच्चा आ जाता है गर्भ के अंदर ही, तो टेस्टिज पेल्विक जो है, पेल्विक रीजन, बच्चे की बात हो रही है, माँ के पेल्विक रीजन की बात मत करना, माँ के तो गर्भ में ही बच्चा पल रहा है। तो जो बेटा है उसकी पूरी बॉडी ड्रॉ हुई होगी। जब बच्चे की पूरी बॉडी बनी होगी, मान लो ये छोटा सा बेबी है, ये माँ के गर्भ में है अपन, तो इसका ये पेल्विक रीजन रहा होगा। तो शुरू में तो टेस्टिज इसके पेल्विक रीजन में ही बनी, लेकिन जब बच्चा 7वें महीने के गर्भ में पहुंचा तो यहाँ से ये एक केनाल होती है, उसके थ्रू सेक्रोटम में चला जाता है। यहाँ ये देखो, ये सेक्रोटम है। ये सेक्रोटम तो पूरा एब्डोमिनल कैविटी से बाहर है, पैरों के पास। ये तुम्हारा सेक्रोटम है या वृषभ कोश है या वृषण कोश है, जहां आप वृषण को रख रहे हैं, टेस्टिज को रख रहे हैं। तो टेस्टिज को जहां रखते हैं उसे क्या कहते हो? वृषण कोश कहते हो, सीधी सी बात है। तो टेस्टिज पहले मीन्स जब बच्चा अपनी माँ के गर्भ के अंदर था, तब तो टेस्टिज उसके पेट में थी, लोअर एब्डोमिनल वाले हिस्से में थी। लेकिन जब वो अपने गर्भ का 7 महीना कंप्लीट कर लिया या 7वें महीने में लगा, तो वहां से निकल करके कहाँ आ गई? उसके सेक्रोटम में आ गई, और वो भी एक स्पेशल नाल के द्वारा। अब धीरे से टेस्टिज कहाँ आ गई? सेक्रोटम में आ गई। ये बात हम कंफर्म कर पा रहे हैं कि अब हमारी टेस्टिज डिलीवरी से पहले ही सेक्रोटम में आ चुकी है, बर्थ से पहले ही आ चुकी है। बच्चा डिलीवर हुआ, टेस्टिज तो यही रहेगी जहां है, सेक्रोटम में ही रहेगी। वह नाल जिसके द्वारा आपने टेस्टिज को पेल्विक रीजन से निकाला है, वह बंद हो जाती है खुद पे खुद। वह नाल खुद पे खुद बंद हो जाती है। देखो, अगर इस नाल को आप बंद नहीं करते हो तो इसी को कहते हो कि हाइड्रोसील है। कहते हो ना हाइड्रोसील की प्रॉब्लम। तो उस ये जो हाइड्रोसील की प्रॉब्लम है उसमें होता ये है कि टेस्टिज इसी नाल में बार बार थोड़ा सा चढ़ जाती है। तो अगर टेस्टिज नाल के अंदर जाएगी तो पेन तो होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो नेचुरल तरीके से यह नाल बंद हो जाती है, और अगर नहीं बंद हुई तो ऑपरेट करके इस नाल को बंद कर दिया जाता है। कहते हैं ना हाइड्रोसील ऑपरेशन कराया, बस इस नाल को बंद करके हुआ। अब चलो, इसकी जरूरत क्या पड़ी? सारे ऑर्गन तो एब्डोमिनल कैविटी में है, चाहे वो लोअर एब्डोमिनल कैविटी में हो चाहे वो अपर एब्डोमिनल कैविटी। इसे क्या पड़ी थी कि एब्डोमिनल कैविटी से बाहर आ गया, सेक्रोटम में आ गया। टेस्टिज के अंदर क्या होगा? वृषण के अंदर क्या बनेगा? इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। टेस्टिज के अंदर गैमेट बनेगा या स्पर्म बनेगा, यानी युग्मक बनेगा। और युग्मक भी कैसा? नर युग्मक। युग्मक भी कैसा? नर युग्मक बनेगा, या इसे आप स्पर्म कहते। तो स्पर्म या नर युग्मक बनेगा। स्पर्म और नर युग्मक के बनने की प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्म के बनने की प्रोसेस को क्या कहते हो? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हो। और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए यह जरूरी है कि टेस्टिज का टेम्परेचर टू 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेल्सियस कम हो बॉडी टेम्परेचर से। ये जरूरी है। अगर टेस्टिज का टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहा बॉडी टेम्परेचर से, तब तो टेस्टिज के अंदर स्पर्म का या नर युग्मक का निर्माण होगा। और अगर बराबर हो गया तो नहीं होगा या त्रुटिपूर्ण होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो ये जरूरी है कि सेक्रोटम के अंदर टेस्टिज आए, नहीं तो स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा। और स्पर्म का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन तो नहीं हो सकता है। कंफर्म सी बात है यहाँ पे।
तो ये हम समझ पाए। अब हम ये देख रहे हैं कि टेस्टिज का रोल क्या है, टेस्टिज हमें कैसी दिखेगी। तो अगर हम टेस्टिज को देखें तो हम ये समझ पा रहे हैं कि अभी तो टेस्टिज हमें पेयर में दिख रही है। टेस्टिज कैसी दिख रही है, जोड़ी में, यानी दो टेस्टिज है, दो टेस्टिज है, दो कह लो या क्या कह लो, जोड़े में कह लो, एक जोड़ी कह लो, एक जोड़ी टेस्टिज होगी। अब इसकी साइज क्या है, इसकी साइज माप क्या है, आकार क्या है। आकार तो देख के ही समझ में आ रहा है, अंडाकार है, ओवल सेट, देख के लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अरे बोलो, अंडाकार है। और माप कितनी है इसकी, माप 2 पॉइंट ऑफ व्यू पे देखा गया है। एक आप देख रहे हो कि इसकी लेंथ कितनी है, जरा देखो तो ये लेंथ कितनी है, और दूसरा देख रहे हो कि इसका वेट, इसका डाया कितना। दो चीजों को आप यहाँ पर मतलब साइज में दो चीजें आप देख रहे हो, इसकी लेंथ कितनी है और इसका डाया कितना। तो एनसीईआरटी में जो लेंथ दी है वही चलेगी, बाकी आप जा नहीं सकते हो इधर उधर। 4 से 5 इसका ये दे दिया, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, और जो इसकी चौड़ाई है वो कितनी है, 2 से 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो माप में आप लंबाई देख पा रहे हो 4 से 5 सेंटीमीटर, और चौड़ाई देख पा रहे हो 2 से 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। कलर दिया नहीं है, फिर भी हल्का गुलाबी कलर होता है इनका। अब अगर हम टेस्टिज को निकालें यहां से तो हमें ये कैसा दिखेगा, एनाटॉमिकली ये हमें कैसा दिखेगा, अगर हम इस पे काम करते हैं तो जरा देखें। ये तो 10th में खूब प्रैक्टिस किए होगे बनाने का। तो हमें टेस्टिज चाहिए, ये टेस्टिज है। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो, ये टेस्टिज है। टेस्टिज को अगर हम बाहर निकालें तो कैसा दिखेगा। जब आप बाहर निकालते हो टेस्टिज को तो देखो, एक आउटर मोस्ट लेयर, बाहरी परत है जो पूरी नहीं है, पूरे टेस्टिज पे नहीं है। इसे आपकी बुक सघन उत्तक लिख रही है, इसे भी लिख रही है और इसके अंदर वाली परत को भी लिख रही है। लेकिन हमें थोड़ी सी चीजें इसके बारे में जाननी ही पड़ेगी, इसके इतर हमारा काम नहीं चलने वाला। तो इसके अंदर जो परत है, फिर यही कलर आ गया, देखो अब ये इससे थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, मोटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा मोटा चाहिए, ज्यादा मोटा नहीं चाहिए। ये दो परतें हैं, ये देखो पूरा कंप्लीट है, लेकिन ब्लू वाली इनकम्प्लीट है। एनसीईआरटी इसको सघन उत्तक लिख रही है, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हम ये समझ पाएंगे कि ये बाहरी परत है और ये आंतरिक परत है, इनको हम ट्यूनिका कहते हैं। बाहरी परत को ट्यूनिका वेजेनेलिस कहेंगे और आंतरिक परत को ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहेंगे। आप नाम भूल जाएं चलेगा, पर ये तो याद ही रखना पड़ेगा कि जो सघन उत्तक हैं, सघन उत्तक हैं, ये दो परतों में, एक बाहरी परत जो अधूरी है और दूसरी आंतरिक परत जो पूरी है। जो आंतरिक परत है वो कंप्लीट है, वही पूरी है मतलब कंप्लीट है, और ये अधूरी है मतलब आधा ही। आप कह रहे हो कि जो आंतरिक परत है, जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये अंदर घुस रही है। अच्छा, पहले हम इसे अंदर घुसाएं, इससे पहले तुमको एक चीज और बताएं, इसके अंदर कोई टिश्यू तो होगा ना, ऐसे खाली तो नहीं हो सकता है, टेस्टिज इस तरीके से पूरी खाली तो होगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर टिश्यू है। मान लो इसके अंदर ये टिश्यू,
सेम कलर आ गया। ये टिश्यू ठीक है, ये टिश्यू है तुम्हारा। क्या होगा यदि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर घुसे? तो ये टिश्यू तो चेम्बरों में बट जाएंगे, लोब्यूल्स में बट जाएंगे, जिन्हें हम टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे? टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहेंगे। इसे हम क्या कहेंगे? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, कुलर लोब्यूल्स कहेंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल कहेंगे। ठीक है, ये हमारा क्या कहते हैं, वृषण कच्छ हो जाएंगे, टेस्टिकुलर लोब्यूल हो जाएंगे। और कितनी संख्या बता रहा है इनका? 250। इनकी संख्या कितनी बता रहा है? 250, या हिंदी बता रहा है आपको वृषण पालिका। वृषण पालिका क्यों बना, आप समझ पाए? क्योंकि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, ये ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर घुस गई। अंदर घुस गई ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया के अंदर घुसने के कारण आपके जो वृषण है उसमें 250 वृषण पालिका बन गए। 250 वृषण पालिका बन गए। और हर वृषण पालिका के अंदर, अगर कलर नहीं दिखेगा तो बताना, कम से कम एक, ये दिख रहा है, कम से कम एक, और ज्यादा से ज्यादा 3। अब एक से कम तो 0, तो कुछ ही नहीं बचेगा। तो कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3। एक से कम न 0 होगा, ज्यादा से ज्यादा कितना? 3। जैसे यहां मैंने 2 बनाया, ये मेरे 3 भी हो सकते हैं। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिन्हें हम सेमिनीफेरस ट्यूबुल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमिनीफेरस ट्यूबुल कहते हैं। इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहोगे? सेमिनीफेरस ट्यूबुल, सेमिनीफेरस ट्यूबुल कहते हो, या शुक्र जनन नलिका। सेमिनीफेरस ट्यूबुल की हिंदी क्या है? शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका। नलिका। तो आप ये समझ पा रहे हो कि टेस्टिज सघन उत्तक से कवर है। सघन उत्तक बाहरी है और आंतरिक है। बाहरी सघन उत्तक ट्यूनिका वेजेनेली से, ट्यूनिका वेजेनेली से, और आंतरिक सघन उत्तक ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया अंदर की ओर घुस जाती है, टेस्टिज के अंदर चली जाती है, जिससे टेस्टिज जो है वो 250 वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में घुस जाते हैं। प्रत्येक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या होता है? 1 से लेकर के 3 तक कुंडलित नलिकाएं होती हैं, जिन्हें शुक्र जनन नलिका कहते हैं, क्योंकि यहीं पर शुक्राणुओं या स्पर्म का निर्माण होता है। अब शुक्राणुओं का निर्माण होगा तो इसको शुक्र जनन नलिका ही कहोगे। ऐसी नलिका जिसके अंदर कौन जन्म ले रहा है? शुक्राणु जन्म ले रहे हैं, तो ऐसी नलिका को हम क्या कहते हैं? शुक्र जनन नलिका कहते हैं। ठीक है, तो हर लोब के अंदर ये कितनी है? 1 से
3 है, कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 3। तो कितनी भी कम होगी 250 तो होगी ही, और कितनी भी ज्यादा होगी 750 होगी। इससे ज्यादा तो ये हो नहीं सकती। 3 है तो 750, और 1 भी हो गई तो 250, और मॉडरेट निकाल दो तो 500 हो जाएगी। अरे 2 हो गई तो अब एकदम काउंट करके थोड़े है कि हर कॉलम में 2 ही 2 है, या हर कॉलम में 3 ही 3 है, या हर कॉलम में 1 ही 1 है, ऐसा थोड़े होता है। अब चले, अगर हम इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल को बाहर निकालें, अब तो हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूबुल आ गई। अगर हम इस सेमिनिफेरस ट्यूबुल को बाहर निकालें तो हम क्या पाएंगे? इसे बाहर निकाल, क्लास 11th टिश्यू याद है ना? थोड़ा काम तो वहां से लेना ही पड़ेगा आपको। हमने निकाला सेमिनिफेरस ट्यूबुल को बाहर, यानी शुक्र जनन नलिका, और हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इसमें वास्तव में शुक्राणुओं का निर्माण होता है या नहीं होता है। जब मैं इसे बनाऊं इससे पहले एक बात देखो, यहाँ पे ये जो तुमने शुक्र जनन नलिका बनाई है, अगर यहाँ ये 2 शुक्र जनन नलिकाएं हैं तो इनके बीच में फ्लूइड भी है कि नहीं है? है ना? जब मैंने ऐसे एक बनाया तो अभी एकदम ऐसे थोड़े होगा, कवर करके थोड़े है भाई, वो तो कंडेंस है, सघन है, दिखा रहे हो ड्रॉ करके। अगर ये मैंने अलग अलग बना दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी तो ये फ्लूइड होगा, यहाँ भी तो ये फ्लूइड होगा। बताओ, ये नहीं होगा? यहाँ भी ये फ्लूइड होगा, ठीक है? तो ये चारों तरफ फ्लूइड है। मैंने ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अराउंड आपको कुछ स्पेस दिख रहा, और इस स्पेस में कुछ फ्लूइड दिख रहे हैं। भाई खाली जगह है तभी तो उसमें ये फ्लूइड भरा है। इस खाली जगह को हम इंटरस्टेटियल स्पेस कहते हैं। अंतराकोशिकीय अवकाश, अंतराली कोशिकीय अवकाश कहते हैं। अंतरालीय कोशिकीय अवकाश या इंटरस्टेटियल स्पेस कहते हैं। तो ये हो गया हमारा अंतराली कोशिकीय अवकाश। देख, कोशिकाओं के बीच अवकाश है ना, गैप है ना, तो इसको क्या कहोगे? कोशिकीय अवकाश ही तो कहोगे। और अंतराली मतलब अंतर, जो 2 कोशिकाओं का अंतर बन रहा है, इन 2 कोशिकाओं के अंतर के बीच का जो अवकाश है, जो खाली जगह है, उसे हम अंतराली कोशिकीय अवकाश या इंटरस्टेटियल स्पेस कहते हैं। इंटरस्टेटियल स्पेस कहते हैं। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो स्पेस में हम क्या पाते हैं, पहले स्पेस को कवर कर ले। तो इस स्पेस के अंदर विशेष प्रकार के सेल या ग्लैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। ये ग्लैंड्स हैं, स्पेस में आपको विशेष प्रकार के ग्लैंड्स देखने को मिल रहे हैं। इन ग्लैंड्स को हम थोड़ा सा लीडिंग या इंटरस्टेटियल सेल कहते हैं। लीडिंग सेल या इंटरस्टेटियल सेल कहते हैं। ये ग्लैंडुलर सेल है, और जहां भी ग्लैंडुलर सेल बोला जाता है उसका मतलब होता है कि कुछ न कुछ सेक्रीट कर रहे हैं, ये कुछ न कुछ स्रावित कर रहे हैं, इनसे कुछ निकल रहा है। ये लीडिंग सेल है, आपके साफ साफ दिख रहे हैं, ये लीडिंग सेल है। तो पहली चीज तो इसमें क्या आई? लीडिंग सेल आई। लीडिंग सेल, लीडिंग सेल या इसे हम इंटरस्टेटियल सेल कहते हैं। रियल सेल कहते हैं। ये लीडिंग सेल हो गई या हो गई इंटरस्टेटियल सेल, ठीक है? ये कहाँ है? अंतराली कोशिकीय अवकाश में। दूसरी चीज यहाँ क्या होती है?
लीडिंग सेल के अतिरिक्त भी यहाँ कुछ होती है, यहाँ कुछ ब्लड वेसल्स होती है, रुधिर वाहिनी। आखिर इन कोशिकाओं को भी तो रुधिर चाहिए ना, मतलब रुधिर तो नहीं चाहिए, ऑक्सीजन और भोजन चाहिए ना, और ऑक्सीजन और भोजन किसके थ्रू आएगा, रुधिर के थ्रू आएगा। इसलिए यहाँ पर रुधिर वाहिनी भी होती है, रुधिर वाहिनी भी होती है। तो सब इंग्लिश में लिख दिया है, रुक जाओ। लिखोगे तो इनको ऐसे ही लीडिंग ही लिखोगे, और कुछ थोड़ी लिखोगे। लीडिंग सेल लिखो, बस हिंदी में लिख देंगे, और क्या। लीडिंग सेल, या क्या कहते हैं इसको, अंतरा कोशिकीय, अंतरा कोशिकीय। लीडिंग सेल या इंटरस्टेटियल सेल, इंग्लिश वो तो रहेगा यही, इंटरस्टेटियल सेल, इंटरस्टेटियल सेल ही रहेगा, यहाँ आप नहीं चेंज कर सकते हो। लीडिंग सेल को बस चेंज तो इसे भी नहीं किए, बस हिंदी में लिख दिया, और क्या किए, लीडिंग सेल या इंटरस्टेटियल सेल। और ये हो गई हमारी रुधिर वाहिनी, रुधिर वाहिनी हो गई, लीडिंग सेल हो गई। इसके अतिरिक्त भी कुछ होती है, प्रतिरक्षात्मक कार्य करने वाली कोशिकाएं, यानी कुछ प्रतिरक्षी कोशिकाएं भी होती है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट है कि हम याद करें? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि आप याद करें, इसको याद किए बगैर काम नहीं चलेगा। ये कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो आपके प्रतिरक्षा में सहायता करती हैं। तो प्रतिरक्षी कोशिकाएं भी हैं यहाँ पे। यहाँ पे कैसी कोशिकाएं हैं? प्रतिरक्षी कोशिकाएं हैं। अभी आपने सिर्फ एक चीज समझा कि सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बीच अवकाश है, जिसे हम अंतराली कोशिकीय अवकाश कहते हैं। इस अंतरालीय कोशिकीय अवकाश में हमें ब्लड वेसल्स यानी रुधिर वाहिनी के जाल मिलते हैं, हमें प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित कोशिकाएं मिलती हैं, और हमें लीडिंग सेल या इंटरस्टेटियल सेल मिलती हैं। लीडिंग सेल या इंटरस्टेटियल सेल का काम होता है एंड्रोजन का श्रावण करना। ये एंड्रोजन का श्रावण करते हैं। क्लास 10th में भी आपने सुना होगा, एंड्रोजन नाम आपने जरूर सुना होगा, क्लास 10th में सुना कि नहीं सुना? एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या होता है? नर हार्मोन से। एंड्रोजन क्या होता है? नर हार्मोन से। इसे आप नर हार्मोन्स कहते हो। एंड्रोजन आपका, चलो, मेल हार्मोन से, या इसे आप दूसरी भाषा में क्या कहते हो? टेस्टोस्टेरोन। अब आप ये समझ पा रहे हो टेस्टोस्टेरोन, अरे टेस्ट क्या कहते हैं इसको जी, एंड्रोजन को और क्या कहते हो? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन ही तो कहते हो। चलो, अब ये समझ पा रहे हो कि अंतराली अवकाश के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गई। अब आ जाओ अपनी सेमिनिफेरस ट्यूबुल पर। तो आपको ये पता है कि जब एपिथेलियल को लगाया जाता है तो एपिथेलियल किस पे व्यवस्थित होती है, किस पे बेस्ड होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। एपिथेलियल की जो सेलें हैं वो किसी चीज पे जाके लगती हैं ना, और जिस पे लगती हैं वो क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो हमारी एपिथेलियल की सेलें यहाँ पर दो तरीके की रिपोर्ट की जाएंगी। एक जिसकी संख्या बहुत ज्यादा है वो ये है, ये एपिथेलियल सेल, जिसे हम जर्मिनल एपिथेलियल सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? जर्मिनल एपिथेलियल सेल कहते हैं, या जर्म कोशा कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो दूसरी कोशिका है, यहाँ पे जो दूसरी कोशिका है उसे हम सरटोलिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सरटोलिक सेल। तो दो तरीके की सेलें आपको दिखी सेमिनिफेरस ट्यूबुल में। एक तो आपको दिख रही है सरटोलिक सेल, देखो ये मैंने बिल्कुल अलग दिखाने की कोशिश की है, ये हमारी सरटोलिक सेल। और दूसरी हमें दिख रही है जर्म सेल, दूसरी हमें क्या दिख रही है? जर्म से। सेमिनिफेरस ट्यूबुल
में दो प्रकार की एपिथेलियल सेलें हमें देखने को मिली। ठीक ऐसे ही यहाँ भी कहानी होगी, यहाँ भी आपकी जर्मिनल सेल होंगे और यहाँ भी आपकी सर्टोलिक सेल होगी। यहाँ भी आपकी सर्टोलिक सेल होगी। सही है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो, हमें बुक क्या सिखा रही है? बुक कह रही है कि जर्म सेल कहाँ गई? ये जो जर्म सेल है हमारे, जर्म सेल या कोशा, इसे स्पर्मेटोगोनिया भी कह रहे। स्पर्मेटोगोनिया, इस लाइन में स्पर्मेटोगोनिया, यद्यपि कि ये ईरर है लेकिन कोई नहीं, अब कह रही है तो हम इसी को मानेंगे। कह रहे हो कि इस जर्म सेल के अंदर रिडक्शनल डिवीजन हो। देखो, स्पर्मेटोगोनिया के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होता है, लेकिन जर्म सेल से जब स्पर्मेटोगोनिया बनती है तो वहां पर सूत्री विभाजन होता है। अब बुक ने एक स्टेप खत्म कर दिया, उसने सीधा सीधा कह दिया कि जर्म सेल को हम क्या कह रहे हैं? स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं। जबकि जर्म सेल जब डिवाइड होती है तो ढेर सारी स्पर्मेटोगोनिया बनाती है और स्पर्मेटोगोनिया में अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन अब समस्या यह है कि इसने दोनों को एक ही मान लिया है। तब ये अगर अर्धसूत्री विभाजन वाली बात यहाँ कह रहा है तो हमें इसके साथ जाना होगा, यही मानना होगा, क्योंकि हमें बुक कह रही है। और जो भी आपके आंसर बनेंगे बुक से ही बनेंगे। तो आपको अगर जो भी कहना है कोर्ट में जाके कहिए, कोर्ट में जाके कि एनसीईआरटी का एरर है, यहाँ पर आपका ये काम नहीं चलेगा। जो उसने कह दिया वो आपको मानना पड़ेगा, अपनी बुद्धि तो नहीं लगा सकते। चलिए, तो हम ये समझ पा रहे हैं कि जर्म सेल के अंदर अर्धसूत्री विभाजन यानी स्पर्मेटोगोनिया के अंदर क्या करेंगे? अर्धसूत्री विभाजन करेंगे, जिससे हमें स्पर्म मिल जाएगा, शुक्राणु। स्पर्म को ही शुक्राणु कहते हो, शुक्राणु मिल जाएगा। तो अगर शुक्राणु इस ट्यूब से जन्म ले रहा है तो क्यों नहीं इसे शुक्र जनन नलिका कहें? तब तो कहोगे, सिंपल सी बात है, किसे क्या कहोगे? शुक्र जनन नलिका कहोगे। अब आप कह रहे हो कि जो ये सर्टोलिक सेल है इसका क्या काम है? सर्टोलिक सेल भी तो कुछ काम करती होगी। तो सर्टोलिक सेल जर्म सेल का पोषण कर रही है। आपकी बुक ये बात मान रही है कि सर्टोलिक सेल जर्म सेल का पोषण कर रही है। ठीक है, तो मैं ईरर पे नहीं जाऊंगी, जो ईरर है उन्हें रहने दिया जाए। ईरर अगर हम समझ भी ले तो हम उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं और दिमाग में एक हेडक अलग से बन जाएगा कि यार ये तो ईरर है, ये तो गलत है, सही तो ये होना चाहिए। तो मैं क्या सही है उस पर बात ही नहीं करूंगी, बुक क्या कह रही है सिर्फ उस पर बात करूंगी। बुक ये कह रही है कि जर्म सेल का पोषण सरटोलिक सेल करती है। जो आपकी ये दूसरी सेल है, अब न्यूक्लियस तो सबके अंदर होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई सेल बिना न्यूक्लियस के हो, क्योंकि आप मनुष्य में प्रजनन अंग देख रहे हो और मनुष्य यू कैरियोटिक होता है, तो न्यूक्लियस तो होना ही होना। ये जो सरटोलिक सेल है तुम्हारा, ये सरटोलिक सेल अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जर्म सेल का क्या कर रही है? पोषण। जर्म सेल का क्या कर रही है? पोषण। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? ये जर्म सेल का क्या कर रही है? पोषण कर रही है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। तो आपका टेस्टिज वाला पोर्शन खत्म हो गया। कल हम सीखेंगे एसेसरी डक्ट का पोर्शन, कि एसेसरी डक्ट क्या है, कौन कहाँ खुलती है और किसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, क्लास आप डिसमिस कर लें। कुछ नोट करना है क्या? नोट भी करना है? अच्छा, वहां से कर लोगे, ठीक है। चलो, तो अगला क्लास भी बाहर खड़ा है। अच्छा, रिकॉर्डिंग हो रही है, लाओ ऑफ कर देती हूँ।